छठवीं शताब्दी के फ्रांस में जब 100 साल का युद्ध अपने चरम पर था, एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। जो एक साधारण किसान की बेटी थी, लेकिन जिसने एक राष्ट्र की नियति बदल दी। उनका जन्म शाहफुलिया के आसपास डोमरेमी नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। बार के नैची में सिहिदास की स्थिति की डैची में है सिखाना था। जॉन के पिता का नाम जैक्स डी आर्ट और माता का नाम इसाबेल रोमी था। वह एक धर्मपरायण परिवार में पली बड़ी, जहाँ ईश्वर के प्रति आस्था जीवन का केंद्र थी। बचपन में जॉन अन्य लड़कियों की तरह ही थी, जो घर के कामों में अपनी माँ की मदद करती थी। वह अपने गांव के खेतों में भेड़ों को चराने भी जाती थी, जहां उन्हें प्रकृति के साथ समय बिताना पसंद था। लेकिन फ्रांस की स्थिति उस समय बहुत नाजुक थी, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा था। अंग्रेजी सेनाओं ने उत्तरी फ्रांस के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और लोग भय के साए में जी रहे थे। डोमरेमी गांव भी इस संघर्ष से अछूता नहीं था और कई बार यहाँ के निवासियों को भागना पड़ा था। तब उनके जीवन में एक अद्भुत मोड़ आया। उन्होंने अपने पिता के बगीचे में दिव्य आवाजें सुनी और संतों के दर्शन किए। शुरुआत में ये आवाजें केवल उन्हें पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करती थी, लेकिन समय के साथ नई अधिक स्पष्ट और विशिष्ट होते गए। संत माइकल ने उन्हें बताया कि उनका जन्म फ्रांस को बचाने के लिए हुआ है। उन्हें आदेश दिया गया कि वे डॉल्फिन चार्ल्स की मदद करें और उन्हें रील्स में ताज पहनाएं। यह एक साधारण किसान लड़की के लिए एक असंभव सा लगने वाला कार्य था। जॉन ने इन दैवीय आदेशों को स्वीकार किया और अपनी यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने परिवार से इस मिशन को गुप्त रखा, क्योंकि वे जानते थे कि वे इसे नहीं समझेंगे। जॉन ने पास के शहर वोकोलर्स आने का फैसला किया। वहां उन्होंने गैरिसन कमांडर रॉबर्ट डी बॉड्रीकोट से मिलने की मांग की। रॉबर्ट ने शुरुआत में जॉन की बातों को हंसी में उड़ा दिया और उन्हें घर वापस जाने के लिए कहा, लेकिन जॉन हार मानने वालों में से नहीं थी और वे वोकोलर्स में ही रुक गई। उनकी दृढ़ता और भविष्यवाणियों ने धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक महत्वपूर्ण फ्रांसीसी हार की सटीक भविष्यवाणी किया। रॉबर्ट डी बॉड्रीकोट ने अंततः उन्हें डॉल्फिन से मिलने जाने की अनुमति दे दी। अपने जॉन ने पुरुषों के कपड़े पहने और अपने बाल छोटे कर लिए। यह एक खतरनाक यात्रा थी, क्योंकि रास्ता दुश्मन के इलाकों से होकर गुजरता था। जॉन और उनके साथियों ने रात के अंधेरे में यात्रा की ताकि वे पकड़े न जाए। के शाही दरबार में पहुंचे। डॉल्फिन चार्ल्स अभी भी जॉन से मिलने को लेकर संशय में थे। उन्होंने जॉन की परीक्षा लेने का फैसला किया और खुद को दरबारियों के बीच छिपा लिया। तो उन्होंने सीधे चार्ल्स को पहचान लिया और उनके सामने नतमस्तक हुई। इस घटना ने चार्ल्स को बहुत प्रभावित किया, लेकिन उन्हें अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं था। जॉन ने चार्ल्स से एकांत में बात की और उन्हें कुछ ऐसा बताया जो केवल वे और ईश्वर जानते थे। इसके बाद चार्ल्स ने जॉन की धार्मिक जांच के लिए उन्हें पोइटियर्स भेजा। वहां के धर्मशास्त्रियों ने जॉन से कड़े सवाल पूछे और उनकी परीक्षा ली। जॉन ने अपनी सादगी और बुद्धिमानी से सभी को निरुत्तर कर दिया। जांच समिति ने घोषित किया कि जॉन एक अच्छी ईसाई है और उनमें कोई बुराई नहीं है। अब चार्ल्स ने जॉन को एक सेना का नेतृत्व करने की अनुमति दे दी।
जॉन के लिए एक विशेष सफेद कवच बनवाया गया। उन्होंने एक प्राचीन तलवार को भी खोज निकाला जो सेंट कैथरीन के चर्च की वेदी के पीछे दबी थी। इन्हें अपना स्वयं का ध्वज तैयार किया जिस पर ईश्वर और फ्रांस के प्रतीक बने थे। सेना और आम लोग जॉन को एक संत के रूप में देखने लगे थे। उनका पहला मिशन ऑर्लियंस शहर को मुक्त कराना था, जो महीनों से घेराबंदी में था। ऑर्लियंस फ्रांस के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था और इसका गिरना फ्रांस के लिए विनाशकारी होता। जॉन अपनी सेना के साथ ऑर्लियंस की ओर बढ़ी। उन्होंने सैनिकों को जुआ खेलने और कसम खाने से मना किया और उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने को कहा। Na siubia April, ser sementia de Leosan Poet, Ratsi Manataka Tiare Sixaptito Sole, Asamon Sene, Anyatsian, Aekeli, Isaiah and Gehie, Anna Bayo Soda Suyek, Nanti Foji स्वागत किया गया। नागरिक उन्हें उम्मीद की किरण मान रहे थे और द मेड ऑफ ऑर्लियंस के नाम से पुकारने लगे। जॉन ने सबसे पहले अंग्रेजों को शांति प्रस्ताव भेजा जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और उनका मजाक उड़ाया है। इसके बाद जॉन ने आक्रामक कार्रवाई करने का फैसला किया। फ्रांसीसी सेना ने सेंट लूक के किले पर हमला किया। जॉन युद्ध के मैदान में सबसे आगे रही और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। यह हमला सफल रहा। फ्रांसीसी सेना ने किले पर कब्जा कर लिया। अगले कुछ दिनों में जॉन ने अन्य अंग्रेजी किलों पर भी हमले किए। के मुख्य किले पर हमला हुआ। जॉन को कंधे में तीर लगा और वे घायल हो गए। सैनिकों को लगा कि वे अपने नेता को खो चुके हैं और उनका मनोबल गिरने लगा। लेकिन जॉन ने चमत्कारिक रूप से वापसी की और अपने घाव पर पट्टी बांधकर फिर से मैदान में कूद पड़े। उनको वापस देखकर फ्रांसीसी सेना में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। फ्रांसीसी सेना ने लेस टॉरेल्स पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजी कमांडर मारा गया। अगले दिन अंग्रेजों ने घेराबंदी हटा ली और पीछे हटना शुरू कर दिया। ऑर्लियंस की जीत ने युद्ध का पासा पलट दिया और जॉन की ख्याति पूरे यूरोप में फैल गई। इसके बाद जॉन ने लोयर घाटी को पूरी तरह से साफ करने का अभियान शुरू किया। उनकी सेना ने जर्गियो और ब्यूजेंसी फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजी सेना को बुरी तरह हराया। यह अंग्रेजों के लिए वैसी ही करारी हार थी जैसी एगिनकोर्ट में फ्रांसीसियों की थी। अब रीम्स का रास्ता साफ था जहां पारंपरिक रूप से फ्रांसीसी राजाओं का राज्याभिषेक होता था। नए चार्ल्स को तुरंत रीम्स के प्रेज किया, हालांकि कुछ सलाहकार इससे खिलाफ थे। सेना ने दुश्मन के इलाकों से होकर रीम्स तक का सफर तय किया जहां कई शहरों ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। अगले दिन चार्ल्स सप्तम का राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया गया। जॉन पूरे समारोह के दौरान राजा के बगल में अपने झंडे के साथ गर्व से खड़ी रही। जब मुकुट चार्ल्स के सिर पर रखा गया तो जॉन उनके चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। उन्होंने कहा कि अब ईश्वर की इच्छा पूरी हो गई है। जॉन ने पेरिस पर कब्जा करने का सुझाव दिया, लेकिन राजा चार्ल्स अब कूटनीति और संधियों के माध्यम से शांति चाहते थे। इस देरी ने अंग्रेजों को अपनी सुरक्षा मजबूत करने का समय दे दिया। अंततः सितंबर में पेरिस पर हमला किया गया ताकि यह ऐसे माया चैना सफल रहा।
ना मनीष की हाइडी से अनय गिरे आई से 8 घंटे लंडे हो गए। इस बार जांघ में तीर लगा। राजा ने सेना को पीछे हटने का आदेश दिया, जिससे जॉन बहुत निराश हुई। अगले कुछ महीनों तक नावें छोटी मोटी झड़पों में शामिल रही। में जॉन को कॉम्पिएगना की रक्षा के लिए भेजा गया। एक झड़प की नेची जॉन शहर के बाहर ही रह गई और पुल का दरवाजा बंद कर दिया गया। बरगंडियन सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और घोड़े से नीचे खींच लिया। जॉन ऑफ आर्क को बंदी बना लिया गया, शहीद से सिंह से जो उनके जीवन का सबसे काला क्षण था। उन्हें कई महीनों तक अलग अलग किलों में कैद रखा गया। उन्होंने कई बार भागने की कोशिश की, एक बार तो एक ऊंची मीनार से कूद भी गई। बरगंडियनों ने अंततः उन्हें अंग्रेजों को एक बड़ी रकम के बदले बेच दिया। अंग्रेज ये रोएन ले गए। ऐसे ये मुकदमा निष्पक्ष नहीं था, बल्कि राजन्याय से प्रेरित था। उन पर विधर्म और जादू टोने का आरोप लगाया गया। उन पर पुरुषों के कपड़े पहनने का आरोप लगाया गया, जो उस समय के चर्च के नियमों के विरुद्ध था। जॉन को वकीलों की कोई मदद नहीं दी गई और उन्हें अकेले ही विद्वान न्यायाधीशों का सामना करना पड़ा। उनके जवाब इतने चतुर और सटीक थे कि न्यायाधीश भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि वे चर्च के प्रति वफादार हैं, लेकिन ईश्वर उनके लिए सर्वोच्च है। जेल में जॉन को बहुत कष्ट दिए गए और उन्हें जंजीरों में जकड़ कर रखा गया। बीमारी और मानसिक दबाव के बावजूद वे नहीं से अच्छी से अंततः उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। को उन्हें रोएन के पुराने बाजार में ले आया गया। उन्हें एक खंभे से बांध दिया गया और उनके सामने लकड़ी का ढेर लगा दिया गया। एक सैनिक ने उन्हें दया करके लकड़ी का बना एक छोटा सा क्रॉस दिया। तो जॉन ने जीसस का नाम पुकारा। शहर से दूर से सारा सुखले शहीद हो गए। उनकी राख को सीन नदी में बहा दिया गया ताकि कोई अवशेष न बचे, लेकिन उनकी मृत्यु ने फ्रांस की प्रतिरोध की भावना को खत्म नहीं किया। युद्ध जारी रहा और अंततः फाशिस्तों में फ्रांस ने अंग्रेजों को पूरी तरह खदेड़ दिया। समाप्त होने के में पोप कैलिस्टस तृतीय ने जॉन के मुकदमे की फिर से जांच का आदेश दिया। इस जांच में जॉन को निर्दोष घोषित किया गया और उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया। कैथोलिक चर्च ने उन्हें संत घोषित किया। आज जॉन ऑफ आर्क फ्रांस की राष्ट्रीय नायिका और साहस का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और साहस से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। एक साधारण किसान लड़की से लेकर सेना का नेतृत्व करने वाली और अंततः संत बनने वाली जॉन की यात्रा अद्वितीय है। साहित्य, कला और सिनेमा में उन्हें अनगिनत बार चित्रित किया गया है। मार्क ट्वेन से लेकर बर्नार्ड शॉ तक कई महान लेखकों ने उन पर लिखा है। जॉन का जीवन नारी शक्ति का भी एक सशक्त उदाहरण है। उन्होंने उस समय पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्र में अपनी जगह बनाई और नेतृत्व किया। उनका श्वेत ध्वज आज भी पवित्रता और राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है। डोमरेमी उनका जन्म स्थान आज एक तीर्थ स्थल बन गया है। हर साल मई में ऑर्लियंस में उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए उत्सव आयोजित किया जाता है। चाहे वे दैवीय हो
या अंतरात्मा की, उन्होंने इतिहास की धारा बदल दी। वे हमें याद दिलाती हैं कि एक अकेला व्यक्ति भी अगर अपने कॉन्विक्शंस पर अटल रहे तो दुनिया बदल सकता है। उसने एक सोते हुए राष्ट्र को जगाया। इन सभी ने मैं इसी के लिए पैदा हुई हूँ। फ्रांसीसी सेना में उनके द्वारा लाया गया अनुशासन और नैतिकता का स्तर अभूतपूर्व था। उन्होंने तोपखाने के उपयोग में भी अपनी सूझबूझ दिखाए। उनके समकालीनों ने उनकी रणनीति और नेतृत्व कौशल की प्रशंसा की है। जॉन की कहानी में विश्वासघात का पहलू भी गहरा है, जो इसे और अधिक त्रासद बनाता है। उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया। यह राजनीति की क्रूरता और जॉन की निस्वार्थता के बीच का अंतर दिखाता है। जॉन ने कभी अपने राजा या अपने देश को नहीं कोसा। उनका अटूट विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जॉन फ्रांसीसी सैनिकों के लिए फिर से प्रेरणा बनी। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ उनकी लड़ाई को देशभक्ति का सर्वोच्च उदाहरण माना गया। फ्रांसीसी राजनीति में जॉन ऑफ आर्क का अक्सर अक्सर लिया जाता है, लेकिन जॉन किसी एक दल की नहीं बल्कि पूरे फ्रांस की और पूरी मानवता की है। उनकी मासूमियत और उनकी ताकत का मिश्रण उन्हें इतना आकर्षक बनाता है। इतिहासकारों के लिए कैसे एक अनपढ़ लड़की ने सैन्य रणनीति और धर्मशास्त्र में इतनी निपुणता दिखाई। कुछ इसे दैवीय चमत्कार मानते हैं तो कुछ इसे उनकी असाधारण प्रतिभा। जो भी हो, उनका प्रभाव याद है। जॉन ऑफ आर्क की किंवदंती समय के साथ और अधिक चमकदार होती गई है। फ्रांस की बेटी नहीं बल्कि दुनिया की हर उस बेटी के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों के लिए लड़ना चाहती है। जिसने आग में जलकर भी अपनी आत्मा को अमर कर दिया।